हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो आज का सेशन है हरियाणा सीईटी 2025। एक वीडियो 4 साल के सभी पीवाईक्यू। भाई एक इस वीडियो में 4 साल के सभी मोस्टली पीवाईक्यू कवर करवा दिए जाएंगे। सीईटी साइंस फाइनल रिवीजन एग्जाम आपका पास में है तो यह आपका फाइनल रिवीजन रहेगा। इसमें आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे, कंसेप्ट होंगे, वो सारे साथ के साथ क्वेश्चंस के क्लियर करा दिए जाएंगे। यह आपका साइंस मैराथन है। इसके अंदर हम क्या क्या कवर करने वाले हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है, जो सीटी में पूछे जा चुके हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किसके बिहाव पे रखे हैं भाई हमने, कि जो भी आपके एचएससीसी में एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कहाँ से क्या क्वेश्चन आता है, किस लेवल के क्वेश्चन आ सकते हैं या किस कंसेप्ट से क्वेश्चन आ सकते हैं, उनके अकॉर्डिंग हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ऐसे टॉपिक साथ साथ डिस्कस किए जाएंगे जहां से क्वेश्चंस के आने की संभावना आपकी ज़्यादातर बनी रहती है और ज़्यादातर पूछे जाते हैं। उन सभी टॉपिक्स को भी हम डिस्कस कर लेंगे। तो जो लोग चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको अब आगे के सेशन मिलते रहें। एग्ज़ाम तक डेली वीडियोज़ आएंगी आपकी साइंस की और सब्जेक्ट की, जिसके अंदर आपके मोस्टली टॉपिक्स आपके कवर कर दिए जाएंगे और सारे पीवाईक्यू होंगे वो कवर करा दिए जाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपके कराए जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और सेशन अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगला हमारा पहला प्रश्न है, हड्डियों और दांतों में मुख्य रूप से कौन सा तत्व पाया जाता है? विच एलिमेंट इज मेनली फाउंड इन बोन एंड टीथ? आपका ऑप्शन बी सही जवाब होगा। कैल्शियम आपका सबसे ज़्यादातर पाया जाता है और मेनली कैल्शियम ही पाया जाता है, और उसके बाद आपका पाया जाता है फॉस्फोरस। देखिए आपका कैल्शियम का क्या फंक्शन रहता है हमारी बॉडी के अंदर। कैल्शियम आपका है बोन्स और टीथ को स्ट्रोंग बनाती हैं। बोन एंड टीथ को क्या बनाएंगी? स्ट्रोंग। और क्या करती हैं? कैल्शियम हेल्प इन मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड हार्ट टू बीट। मसल कॉन्ट्रैक्शन करने में, हार्ट बीटिंग में आपका कैल्शियम क्रूशियल रोल प्ले करता है। देखिए कुछ इस तरह के क्वेश्चंस भी आपके आ सकते हैं। कैल्शियम की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो आपकी कैल्शियम की कमी से क्या बीमारी होती है? ओस्टियोमलेसिया आपकी यह बीमारी, ये एक डिजीज है जो कैल्शियम की कमी से होती है। अगर डेफिशिएंसी हो जाए, कैल्शियम की कमी हो जाए, तो यह बीमारी आपकी हो जाती है। अब हड्डियों में एक प्रोटीन पाया जाता है जिसका क्या नाम होता है? ओसिन। इस तरह का सवाल भी आपके पूछे जा सकते हैं। यह प्रोटीन आपका बोन्स के अंदर मिलता है। और आपका ये भी पूछ लिया जा सकता है कि भाई हड्डियों से रिलेटेड कौन सी बीमारी होती है? बीमारी होती है आपकी रिकेट्स। और अगर इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, रिकेट्स किसकी कमी की वजह से होता है? तो विटामिन डी की कमी की वजह से आपका यह बीमारी होती है। तो इस तरह के जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हम सभी लर्न कर लेंगे साथ के साथ। अब देखिए आयरन क्या काम करता है बॉडी के अंदर। आयरन आपका किसके अंदर होता है? हीमोग्लोबिन के अंदर मिलता है, आपका ब्लड के अंदर मिलता है। यह ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट में हेल्प कराता है। पोटाशियम क्या करता है? नर्व सिग्नल्स में हेल्प करता है, जो आपकी बॉडी के अंदर, ब्रेन के अंदर जो सिग्नल जाते हैं उनको कंडक्ट कराता है। सोडियम क्या करता है? वाटर बैलेंस को मेंटेन करता है बॉडी के अंदर। अगला प्रश्न देखते हैं, जल का रासायनिक सूत्र क्या है? व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ वाटर? देखिए मैंने वीडियो में उसी तरह के क्वेश्चन रखे हैं और वही पीवाईक्यू ही रखे हैं मोस्टली जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो एग्जाम में आपका इजी टू हाई हर तरह के आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर लेवल के आपके प्रश्न पूछे जाएंगे।
हमारा वाटर का फॉर्मूला होता है H2O। और अगर अब पूछ लिया जाए कि हार्ड वाटर का फॉर्मूला क्या है, तो आपका हार्ड वाटर का फॉर्मूला होगा D2O। वाटर के अंदर क्या होते हैं, H2 और O2 दोनों डायटोमिक होते हैं। क्या होते हैं, H2 एंड O2 दोनों डायटोमिक होते हैं। इस तरह के क्वेश्चन भी आपका पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, मनुष्य शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है। देखिए, हमारी जो ग्लैंड्स होती हैं वो दो टाइप की होती हैं। ग्लैंड्स जो होती हैं वो दो टाइप की होती है, एक होती है एक्सोक्राइन, एक होती है एंडोक्राइन। दोनों में क्या डिफरेंस होता है, आपका जो एंडोक्राइन ग्लैंड होती है वो डक्टलेस होती है। मतलब जो एंडोक्राइन है वो सीधा अपने हार्मोन को ब्लड के अंदर ही रिलीज कर देती है, ठीक है। और जो एक्सोक्राइन होती है उसको डक्ट चाहिए होते हैं, कोई पाथवे चाहिए होता है अपने हार्मोन को सिक्रीट करने के लिए, कोई सरफेस, कोई जगह चाहिए होता है। तो एंडो आपकी डक्टलेस होती है, सीधा सिक्रीशन करती है हार्मोन का ब्लड के अंदर। एक्सोक्राइन आपका कोई सरफेस, कोई मीडियम चाहिए होता है अपने हार्मोन को सिक्रेट करने के लिए। तो इसने पूछा है कि लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी है आपकी। लार्जेस्ट ग्लैंड इनमें से आपकी कौन सी है, लीवर है। ऑप्शन सी हमारा सही जवाब होगा। लार्जेस्ट ग्लैंड होती है आपकी लीवर। अब अगर पूछ लिया जाए कि स्मॉलेस्ट ग्लैंड कौन सी है, तो आपकी पाइनल ग्लैंड होती है। स्मॉलेस्ट ग्लैंड आपकी है पाइनल ग्लैंड। भैया आपका लीवर क्या करता है, बाइल, लीवर के भाई बहुत सारे फंक्शन होते हैं, तो कुछ भी पूछा जा सकता है, तो हम लिख लेते हैं बाइल जूस प्रोड्यूस करता है। तो जो डाइजेशन में हेल्प करेगा। और क्या करता है, आपका ब्लड को साफ करने का, खून की सफाई करता है, खून साफ करता है आपका लीवर। और जो आप दवाइयाँ लेते हैं उनको ब्रेक डाउन का भी काम करता है। तो आपका लीवर क्या क्या काम करता है, बाइल जूस प्रोड्यूस करता है जो पाचन के लिए मदद करते हैं। बाइल जूस मतलब पित्त। अब देखिए आपकी पाइनल ग्लैंड क्या करती है, ये आपकी सोने के पैटर्न को ठीक करती है, नियंत्रण करती है। आप ये क्या करती है भाई, मेलाटोनिन एक हार्मोन प्रोड्यूस करती है। और आप किस टाइम सोते हो, किस टाइम उठते हो, उस चीज को कंट्रोल करती है, आपकी स्लीप पैटर्न बनाती है। इसलिए बोलते हैं ना, टाइम से सोना चाहिए, टाइम पे उठना चाहिए। क्यों, क्योंकि अगर आपका सोने और उठने का टाइम सही नहीं है तो आपकी जो हॉर्मोन्स है वो डिस्टर्ब रहेंगे। इसकी लोकेशन कहाँ होती है, पाइनल ग्लैंड कहाँ पाई जाती है, आपकी ब्रेन में। तो इस तरह के आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। अगला प्रश्न करते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा, वोल्ट मीटर का उपयोग किसके मापन के लिए किया जाता है। व्हाट इज ए वोल्ट मीटर यूज टू मेजर। वोल्ट मीटर का उपयोग आपका वोल्टेज मापने के लिए किया जाता है। ऑप्शन सी हमारा सही जवाब है। इसको हम किस में कनेक्ट करते हैं, पैरेलल में वोल्ट मीटर को कनेक्ट किया जाता है। पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है। और वोल्टेज को यह मापता है। देखिए किस तरह से, मान लीजिए कोई सर्किट है, सर्किट है उसके अंदर दो जगह हैं, उनके बीच की वोल्टेज को मापेगा। ये सर्किट है, दो जगह है, इनके बीच में कितनी वोल्टेज है उसको मापने का कार्य करता है वोल्ट मीटर आपका। अब देख लेते हैं बाकी आपका, करंट को मेजर कौन करता है। करंट आपका मेजर किया जाता है एमीटर से।
एमीटर करंट मापने का कार्य करता है। रेजिस्टेंस को ओमीटर से मापा जाता है। पावर को आपका वोट मीटर से मापा जाता है। एमीटर को कनेक्ट किया जाता है सीरीज में। यह इंपॉर्टेंट है, सारी चीजें कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है। वोट मीटर को कैसे कनेक्ट किया जाता है आपका भाई? सीरीज में भी और पैरेलल में भी। पैरेलल एंड सीरीज दोनों में कनेक्ट किया जाता है। इसके अंदर दो कॉइल होती है, एक करंट कॉइल होती है, एक वोल्टेज कॉइल होती है। जो करंट कॉइल होती है उसको सीरीज में कनेक्ट किया जाता है और वोल्टेज कॉइल होती है उसको पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कौन सी गैस सबसे हल्की होती है? विच इज द लाइटेस्ट गैस? देखिए, आपकी लाइटेस्ट गैस सबसे हल्की होती है हाइड्रोजन, तो ऑप्शन सी आपका सही जवाब होगा। इसका एटॉमिक नंबर होता है 1 और यूनिवर्स में सबसे ज्यादा पाई जाती है। मोस्ट अबंडेंट, सबसे ज्यादा यूनिवर्स में पाई जाने वाली गैस है। और यह कैसी गैस होती है भाई? यह विस्फोटक होती है, विस्फोट हो सकती है। पहले पुराने टाइम में हाइड्रोजन गैस को बैलून्स वगैरह बनाने के लिए, फुलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन यह विस्फोटक गैस है, इसीलिए हम हीलियम को यूज करते हैं। हीलियम भाई हाइड्रोजन के बाद सबसे हल्की गैस होती है और अपने संविधान को हीलियम के अंदर ही रखा गया है। इस तरह का क्वेश्चन भी आ सकता है भाई, कहीं किसी और फील्ड उसमें आ जाए आपका सब्जेक्ट में, तो हमारे संविधान को हीलियम के अंदर रखा जाता है, क्योंकि हमारा हाइड्रोजन सबसे हल्की है, लेकिन यह विस्फोटक होती है, यह फट सकती है, इसीलिए हीलियम को रिप्लेस कर दिया गया है। और भाई अब हीलियम को यूज करने लगे हैं बैलून्स वगैरह फुलाने के लिए, क्योंकि यह विस्फोटक नहीं होती है। देखिए, कुछ और चीजें देख लेते हैं। कुछ क्वेश्चन अलग तरह से भी बन सकते हैं भाई, कुछ और भी पूछा जा सकता है। भाई जो हीलियम होती है ना, वो हाइड्रोजन से डबल हैवी होती है, ठीक है। ये इस तरह की चीजें भी हमें लर्न करनी पड़ेंगी। हीलियम आपकी क्या है? मोनोटोमिक है। अगला प्रश्न है हमारा, मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? हाउ मैनी बोन्स आर देयर इन एन अडल्ट ह्यूमन? मानव शरीर में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? देखिए, मानव शरीर में आपकी 206 हड्डियां होती हैं। ऑप्शन ए हमारा सही जवाब है। न्यू बोर्न जो बच्चे होते हैं उनमें 300 हड्डियां पाई जाती है। अडल्ट में आपकी 206 और न्यू बोर्न में आपकी 300 हड्डियां पाई जाती है। उसके बाद में ये हड्डियां जुड़ जाती है आपस में, और जब बच्चा बड़ा हो जाता है उसमें 206 हो जाती हैं अडल्ट के अंदर। अब देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें, यहाँ से किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। पूछ लिया जाए कि लार्जेस्ट बोन आपकी कौन सी है, तो लार्जेस्ट बोन आपकी है फीमर। ये आपकी थाई की हड्डी होती है, जांग की हड्डी होती है ये। स्मॉलेस्ट बोन पूछ लिया जाए तो कौन सी होगी? स्टेप्स आपकी स्मॉलेस्ट बोन होती है, यह आपकी कान की हड्डी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जल का घनत्व डेंसिटी अधिकतम कब होता है? एट व्हाट टेम्परेचर इज द डेंसिटी ऑफ वाटर मैक्सिमम? वाटर की, पानी की डेंसिटी मैक्सिमम कब होती है? तो आपकी भाई ऑप्शन बी सही जवाब है। 4 डिग्री सेल्सियस पे जो जल का
घनत्व है, डेंसिटी है, वो अधिकतम होती है। डेंसिटी का आपका फॉर्मूला अगर पूछ लिया जाए तो डेंसिटी का फॉर्मूला है मास बाय वॉल्यूम। और भाई यह 4 डिग्री होती है ना, 4 डिग्री सेल्सियस होती है, इसीलिए आइस फ्लोट करती है वाटर के ऊपर। जो आपकी आइस होती है, बर्फ होती है, पानी पे तैरती है, क्यों? क्योंकि इसकी डेंसिटी 4 डिग्री सेल्सियस होती है। अब देख लें, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि आपको कोल्ड वाटर दे दिया जाए और हॉट वाटर दे दिया जाए, आपको कोल्ड वाटर दे दिया और हॉट वाटर दे दिया, और आपसे पूछ ले इन दोनों में से किसके पानी की बर्फ जल्दी जमेगी, आइस को दोनों में से किस पानी की जल्दी जमेगी, तो भाई सबसे पहले जमेगी किसकी? हॉट वाटर की। पहले जमेगी हॉट वाटर की, क्योंकि यह क्या होता है? लाइट होता है। गर्म पानी लाइट होता है। कोल्ड वाटर की बाद में जमेगी, क्योंकि यह क्या होता है? हैवी होता है। भाई जो ठंडी झीलें होती है ना, उनमें मछलियां सबसे नीचे रहती हैं, क्यों? क्योंकि वहां पे सबसे ज्यादा डेंस होता है पानी, सबसे ज्यादा डेंसिटी होती है, पानी सबसे ज्यादा डेंस होता है। अगला प्रश्न है हमारा, कौन सी बीमारी मच्छर से फैलती है? विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज स्प्रेड थ्रू मॉस्किटो? मच्छर से फैलने वाली बीमारी के बारे में पूछा गया है। तो हमारा ऑप्शन है मलेरिया, ट्यूबरक्लोसिस, एड्स, कैंसर। तो आपका मलेरिया जो है वो मच्छर से फैलता है। मलेरिया कौन से मच्छर से फैलता है? फीमेल एनाफ्लेज मच्छर के काटने से मलेरिया फैलता है। अब भाई मच्छर से फैलने वाली एक और भी बीमारी है आपकी, क्या है? डेंगू। ये एडिस मच्छर के फैलने से होता है, काटने से होता है। एडिस मच्छर अगर काट ले तो उसकी वजह से आपका डेंगू हो सकता है। ये दोनों ही बीमारियां मच्छर के काटने की वजह से होती है। अब ट्यूबरक्लोसिस किसकी वजह से होती है? किसी एक बैक्टीरिया होता है उसकी वजह से होती है। एड्स आपका वायरस की वजह से होती है। कैंसर आपका किसकी वजह से होती है? जब सेल आपका अनकंट्रोल डिवीजन करने लगती हैं, सेल आपकी बहुत ज़्यादा स्पीड में बटने लग जाती हैं, डिवीजन करने लग जाती हैं, उसकी वजह से आपका कैंसर होता है। अगला क्वेश्चन है, पौधों में भोजन के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ फूड प्रोडक्शन इन प्लांट? क्या कहते हैं भाई? प्रकाश संश्लेषण। हमें बचपन से पढ़ाया गया है। पौधे भाई किसकी प्रेजेंस में, देखिए हम रिएक्शन के थ्रू समझेंगे। कार्बन डाइऑक्सीजन की प्रेजेंस में, पानी की प्रेजेंस में और सूर्य के प्रकाश की प्रेजेंस में अपना खाना बनाते हैं। ठीक है, खाना किस रूप में बनाएंगे? ग्लूकोज C6H12O6, और हमें पता है ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं। तो यह है आपकी रिएक्शन हो गई फोटोसिंथेसिस की। 6 CO2, 6 कार्बन डाइऑक्साइड, 6 वाटर मोलिक्यूल, आपका क्या है? सनलाइट। सनलाइट सूर्य की प्रकाश में अपना भोजन बनाते हैं, अपना ग्लूकोज बना लेंगे, और यह बाय प्रोडक्ट एज ए वेस्ट प्रोडक्ट किसको रिलीज करते हैं? ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, O2 को रिलीज करते हैं। भाई क्वेश्चन आपके है ना बहुत तरह से आते हैं। क्वेश्चन इसमें एक इस तरह से भी बन सकता है कि भाई फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में कौन सी गैस इवोल्व होती है? तो कौन सी होती है? O2। कौन सी गैस रिलीज होती है? आपकी ऑक्सीजन रिलीज होती है। कौन सी गैस यूटिलाइज होती है? तो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड यूटिलाइज होती है। इस तरह के क्वेश्चंस भी आपको देखने को एग्जाम में मिल सकते हैं। आपका रेस्पिरेशन में जस्ट अपोजिट होती है रिएक्शन। रेस्पिरेशन की रिएक्शन भी हम लिख के देख लेते हैं। जब हम रेस्पिरेशन करते हैं तो क्या होता है? हम अपनी भोजन को तोड़ते हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। रेस्पिरेशन की हमारी डेफिनेशन यही होती है कि भोजन को तोड़ना ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। तो यह है, हमें ग्लूकोज हमारा भोजन है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हमें इसको तोड़ना है। तो हम भोजन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तोड़ के एक तो क्या लेते हैं? एनर्जी लेते हैं, एनर्जी।
और हम जब क्या निकाल देते हैं बाहर, कार्बन डाइऑक्साइड, और हमारा बाय प्रोडक्ट H2O निकलता है। तो इस रिएक्शन में क्या क्या होता है, हम अपने खाने को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तोड़ते हैं, जिसके द्वारा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है और हमें एनर्जी मिलती है, और आपका वाटर मॉलिक्यूल भी बाहर रिलीज होता है। डिकम्पोजिशन का मतलब तो हमारा टूटना होता है भाई, चीज़ों को छोटे छोटे प्रोडक्ट्स के अंदर तोड़ना। ये भाई कुछ बैक्टीरिया वगैरह इस तरह के काम करते हैं। पाचन, पाचन हम अपने डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारे पाचन तंत्र के द्वारा करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है। इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं, जितने भी अभी फिलहाल में भी एग्जाम कंडक्ट हो रहे हैं, मोस्टली एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, एसआई यूनिट पूछी जाती है। तो आप सभी की एसआई यूनिट लर्न कर लें, जितना भी हो सके ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों की एसआई यूनिट आपको पता होनी चाहिए। इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट होती है आपकी एम्पियर, ठीक है। आपके मोबाइल चार्ज पे भी लिखा जाता है 2 एम्पियर है, इसका मतलब है कि भाई कितना करंट फ्लो हो रहा है, कितना करंट आपका फ्लो होगा। वोल्ट क्या है भाई, इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है, वोल्टेज। वोल्टेज की आपकी वोल्ट, ठीक है। ओम, रेजिस्टेंस, ऐसा यूनिट, रेजिस्टेंस की ऐसा यूनिट है आपकी ओम। वोट भाई पावर की ऐसा यूनिट है। तो ज़्यादा से ज़्यादा सभी की लर्न कर लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन किसी भी तरह से आपका आ सकता है। अगला प्रश्न करते हैं, शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है। पहले सबसे पहले पीएच एक स्केल होता है, उसके ऊपर हम मेजर करते हैं भाई। साथ हमारा क्या होता है, देख लेते हैं, थोड़ा मोटा मोटा समझ लेते हैं हम इस चीज़ को। 7 क्या होता है, 7 पे हमारा पीएच न्यूट्रल होता है। 7 से आगे बढ़ेंगे तो हमारा एल्कलाई होगा। यहाँ पे रहेंगे हम 7 से नीचे तो हमारा एसिड होगा, ठीक है। तो हमारा प्योर वाटर जो होता है ना तो एसिड होता है ना एल्कलाई होता है। तो अब ऑप्शन देख के आप बता दो कि प्योर वाटर का पीएच कितना होता है। ना तो एसिड होगा ना एल्कलाई होगा, न्यूट्रल होगा। तो न्यूट्रल कितने पे होता है, 7 पे। तो ऑप्शन सी हमारा सही जवाब होगा। अगला प्रश्न करते हैं हम, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है। लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। लाइट ईयर किसके बारे में बताता है, क्या चीज है भाई, उस चीज के बारे में देखते हैं हम। लाइट ईयर आपका क्या है, वो दूरी है जो प्रकाश एक वर्ष में तय करता है। वह क्या कहलाती है, आपकी लाइट ईयर, ठीक है। तो भाई जो लोग चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इस सेशन की आपको पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। ग्रुप का लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप क्या कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। और आपके जो हैं सेशन एग्जाम तक ऐसे ही चलेंगे, सारे पीवाईक्यू और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कंसेप्ट सब कुछ करा दिया जाएगा। इसमें आप अगर लास्ट मिनट भी तैयारी कर रहे हो तो आपका मोस्टली चीज़ें कवर हो जाएंगी और आपका एग्जाम अच्छा जाएगा। तो प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो भाई यह लाइट ईयर है वो दूरी जो प्रकाश एक वर्ष में तय करता है। यह दूरी मापने की इकाई है, ठीक है भाई। क्या है आपकी दूरी मापने की इकाई। तो ऑप्शन डी हमारा, ऑप्शन सी हमारा सही होगा। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, क्या मापता है भाई, दूरी मापता है, दूरी मापता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। डीएनए की खोज किसने की थी, डीएनए के बारे में किसने बताया था भाई। डीएनए के बारे में बताया था वाटसन एंड क्रिक ने। इन्होंने डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर बताई थी डीएनए की।
डीएनए की डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर के बारे में बताया था। खोज की थी 1953 में। ऑप्शन ए हमारा सही जवाब होगा। डीएनए के अंदर हमारा क्या होता है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है। आनुवांशिक जानकारी कि भाई क्या बच्चे के आंखों का कलर कैसा होगा, वो चीज़ क्या आपकी डीएनए के अंदर इंफॉर्मेशन होती है। बाल कैसे होंगे, हाइट कैसी होंगी, ये सब चीज़ें आपके डीएनए के अंदर प्रेजेंट होती हैं। कि भाई आपके दादा दादी से, आपके मम्मी पापा से आपको कौन से कैरेक्टर मिलने वाले हैं, ये सारी चीज़ें डीएनए के अंदर होती हैं हमारी। और किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि भाई डीएनए के अंदर कौन सी शुगर होती है, तो डीऑक्सी राइबोज शुगर होती है। लिख लेते हैं हम, क्योंकि इम्पोर्टेंट है, इस तरह के क्वेश्चन आपके फॉर्म हो सकते हैं। डीएनए में डीऑक्सी राइबोज शुगर मिलती है। डीएनए की फुल फॉर्म है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। आरएनए की पूछी जा सकती है। आरएनए के अंदर हमारी शुगर होती है राइबोज शुगर। आरएनए की फुल फॉर्म है राइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो इस तरह के आपके क्वेश्चन यहां से आ सकते हैं। अगला प्रश्न करते हैं हम। वेयर डज मोस्ट डाइजेशन टेक प्लेस, सबसे ज्यादा डाइजेशन आपका कहाँ होता है। तो देखिए, डाइजेशन आपका माउथ से शुरू होता है। हम खाने को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के हम खाते हैं। उसके बाद आपके जो दांत होते हैं वो उस खाने को पीसते हैं। आपकी जो जीभ होती है उसके अंदर सलाइवा मिलाती है। सलाइवा में एंजाइम होते हैं जो क्या करते हैं, फूड का डाइजेशन मुंह के अंदर ही शुरू कर देते हैं। ठीक है। उसके बाद आपका खाना है ईसोफेगस, जो आपकी फूड पाइप होती है, उसके अंदर आपका खाना जाता है। फिर आपका स्टमक में जाता है। पेट के अंदर आपका HCl होता है जो किल कर देता है, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मार देता है। ठीक है। उसके बाद आपका खाना जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। और यहाँ पर आपका जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, जो भी कुछ लेना होता है भोजन से हमें, वो हम 90% ले चुके होते हैं। तो 90% खाने का पाचन आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, छोटी आंत में होता है। तो पाचन क्रिया मुख्य रूप से कहाँ होती है, आपकी पाचन क्रिया मुख्य रूप से स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है। ठीक है। तो ऑप्शन सी हमारा सही जवाब है। उसके बाद हमारा भोजन लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन में पानी वगैरह सारी चीज़ें, थोड़ा बहुत कुछ रहता है, उसको हम अब्जॉर्व कर लेते हैं। और उसके बाद हम एनस से जो वेस्ट मटेरियल है अपनी बॉडी से उसको रिमूव कर देते हैं। तो इस तरह से आपका प्रोसेस चलता है। तो अब क्वेश्चन यहाँ से देखो, कई तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं इस छोटी सी चीज़ से। क्वेश्चन बन सकता है कि सबसे पहले फूड का डाइजेशन कहाँ होता है, तो माउथ में सबसे पहले शुरू हो जाता है, माउथ के अंदर। ठीक है। मुंह के अंदर कौन सा एंजाइम आपका प्रेजेंट होता है, सलेवरी अमाइलेज होता है। सलेवरी अमाइलेज सलाइवा के अंदर मिलता है आपका। मुंह में जो राल होती है ना, उसके अंदर सलाइवा के अंदर आपका सलाइवरी अमाइलेज मिलता है। और भाई क्वेश्चन इस तरह से पूछ सकते हैं कि भाई कौन सा एसिड हमारे स्टमक में प्रेजेंट होता है, HCl प्रेजेंट होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो क्या करता है, बीमारी फैलाने वाले सूक्ष्म जीवों को मार देता है, किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। भाई सबसे ज्यादा खाना तो हमारा छोटी आंत में पचता है। अब ये पूछ लेते हैं कि छोटी आंत में विलाई होती हैं, स्ट्रक्चर होती हैं। ये विलाई क्या होती है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती हैं, उंगलियों की तरह फैली हुई होती हैं। ठीक है। और ये क्या काम करती हैं, एरिया बढ़ा देती हैं, सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देती हैं चीजों को ऑब्जर्व करने के लिए। इनका काम होता है टू इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर absorption।
इस तरह के आपके क्वेश्चन कहीं से भी आ सकते हैं। अगला प्रश्न करते हैं, न्यूटन का तीसरा नियम क्या कहता है? व्हाट डज न्यूटन थर्ड लॉ स्टेट? क्या कहता है भाई न्यूटन का तीसरा नियम? कहता है एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। क्या कहता है? हर क्रिया बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ऑप्शन बी हमारा सही जवाब होगा। अगर हम किसी को क्या कहते हैं भाई, देखिए, अगर हम किसी चीज पर जोर डालेंगे तो हमें वापस पीछे उतना ही धकेलती है। इसका एग्जाम्पल क्या है? जब हम बंदूक चलाते हैं तो समय पीछे झटका देती है, हमें बंदूक चलाते समय हमें पीछे की ओर झटका महसूस होता है। ये हमारा न्यूटन के थर्ड लॉ का एग्जाम्पल है। सिंपल सी बात, अगर हम किसी को जोर से थप्पड़ वगैरह लगाएंगे या हम किसी की पिटाई करेंगे अपने हाथों से इस्तेमाल करके, तो उतना पेन हमें भी होगा। इस तरह की हमारी चीजें होती हैं। ये न्यूटन थर्ड लॉ बताता है कि आप किसी चीज पे भाई कोई भी एक्शन लेंगे तो इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन आपको देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन बी हमारा सही जवाब है। अब ये क्या है? फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ये हमारा न्यूटन का फर्स्ट रूल होता है। वस्तु विराम में रहेगी जब तक कोई बल ना लगाया जाए। ये क्या है आपका भाई? न्यूटन फर्स्ट लॉ। देखिए, थोड़ा सा इसमें थोड़ी मिस्टेक हो गई, गलती से मैंने बोल दिया भाई। जो हमारा क्या कहते हैं न्यूटन थर्ड लॉ है वो क्या है? इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जो भी हम प्रतिक्रिया करेंगे उसके विपरीत हमें रिएक्शन मिलेगा, जो भी हम क्रिया करेंगे। तो हमारा ऑप्शन ए क्या है? बल इक्वल्स टू द्रव्यमान इंटू त्वरण, फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू एक्सलेशन। ये आपका क्या होता है? सेकेंड लॉ बताता है। न्यूटन का सेकेंड लॉ बताता है वस्तु विराम में रहेगी जब तक कि कोई बल ना लगे। यह कौन सा नियम है भाई? ये क्या कौन सा नियम है आपका? न्यूटन फर्स्ट लॉ। इसको न्यूटन फर्स्ट लॉ को हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। गति परिवर्तित बल के अनुपात में होती है। भाई हाँ, सही बात है। जिस डायरेक्शन में वो लगाएंगे गति, जिस डायरेक्शन में हम बल लगाएंगे उसी डायरेक्शन में आपकी किसी भी वस्तु की गति होगी। तो यह फिर से आपका क्या है? सेकंड लॉ है। फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, यह भी सेकंड लॉ है न्यूटन का। और कोई भी क्या कहते हैं इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन आपका थर्ड रूल है न्यूटन का। और वस्तु विराम में रहेगी जब तक बल ना लगे, यह आपका न्यूटन का फर्स्ट लॉ है। आप कहीं भी नहीं हिल सकते जब तक आप पे कोई इंटरनल एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। अपनी मर्जी से तो हिल सकते हैं, लेकिन कोई आपको जबरदस्ती बिना बल के नहीं हटा सकता एक जगह से, है ना। ऑप्शन डी, गति परिवर्तन बल के अनुपात में होता है, यह भी आपका सेकंड लॉ है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विच आयन आर मोर इन एसिडिक? देखिए, एसिडिक के अंदर आपके H पॉजिटिव होते हैं, बेसिक के अंदर आपके OH नेगेटिव पाए जाते हैं। तो ऑप्शन बी हमारा सही जवाब होगा। इनको हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन आयन। इसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्साइड आयन। क्योंकि क्वेश्चन जरूरी नहीं है इसी फॉर्म में दिया जाए आपको। देखिए, जब भाई कोई भी एसिड है वो पानी में घुलता है तो वो रिलीज करता है H पॉजिटिव आयंस को। और ये आयंस की भाई कितने आयंस है? H पॉजिटिव आयंस अगर ज़्यादा है किसी चीज़ के अंदर तो वो क्या होगी चीज़? एसिडिक। और अगर H पॉजिटिव आयन कम है और H नेगेटिव आयन ज़्यादा है तो वो क्या होगी? बेसिक होगी आपकी। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन की SI यूनिट आपकी क्या है? एक्सेलरेशन की SI यूनिट आपकी है
मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आपकी ऑप्शन सी सही जवाब होगा। यह आपकी एक्सेलरेशन की एसआई मात्रक है। अगला क्वेश्चन है, नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? नींबू के अंदर आपका खट्टे फल हैं, खट्टी चीजों में आपका सिट्रिक एसिड पाया जाता है, तो ऑप्शन सी बी हमारा सही जवाब होगा। आपका HCl कहाँ पाया जाता है? अभी बताया था, स्टमक के अंदर पाया जाता है। सल्फ्यूरिक एसिड आपका बैटरी वगैरह जो होती हैं उनके अंदर मिलता है। नाइट्रिक एसिड आपकी जो खाद होती हैं उनके अंदर पाया जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूध को दही में बदलने के लिए कौन सा सूक्ष्मजीव सहायक होता है? तो कौन सा सूक्ष्मजीव सहायक होगा दूध को दही में बदलने के लिए? आपका लैक्टोबैसिलस नामक बैक्टीरिया। बैक्टीरिया होगा, ऑप्शन सी हमारा सही जवाब है। बैक्टीरिया का नाम होगा लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। वायरस क्या करते हैं? बीमारी फैलाने का काम करते हैं। फंगस भैया आपकी ब्रेड वगैरह को सड़ाने का कार्य करती है। इसको भी हम फूड वगैरह की मेकिंग के लिए यूज करते हैं। प्रोटोजोआ भैया सूक्ष्म जीव होते हैं और इसका दही से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये कुछ बीमारियां फैलाने का कार्य करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, पौधों में जल के परिवहन के लिए कौन सा ऊतक जिम्मेदार होता है? विच टिश्यू इज इन प्लांट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वाटर ट्रांसपोर्ट? पानी के ट्रांसपोर्ट के लिए कौन सा टिश्यू आपका रिस्पॉन्सिबल होता है? तो हम सभी के बारे में देख लेते हैं। देखिएगा, जाइलम मतलब जल, फ्लोएम मतलब फल। तो भाई अगर जल का ट्रांसपोर्ट करना है तो जाइलम का यूज होगा, अगर खाने का फल का ट्रांसपोर्ट करना है तो आपका फ्लोएम का होगा। अगर वाटर ट्रांसपोर्ट आपसे पूछा जाए तो जाइलम होगा, फ्लोएम का ट्रांसपोर्ट आपसे पूछा जाए तो क्या होगा? खाने का ट्रांसपोर्ट आपसे पूछा जाए तो आपका फ्लोएम होगा। अब देख लेते हैं पैरेन्काइमा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपके हर एग्जाम में आ रहे हैं, तो आपके यहाँ इस एग्जाम में भी यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। पैरेन्काइमा क्या करता है भाई? खाने को स्टोर करने का काम करता है, इस तरह के फोटोसिंथेसिस में काम करता है, इस तरह के काम आपके पैरेन्काइमा प्लांट में करता है। एपिडर्मिस क्या करता है? प्रोटेक्शन का काम करता है, प्रोटेक्ट करता है, प्लांट के बाहरी हिस्से में मौजूद होता है, आउटर मोस्ट कवरिंग होती है और प्रोटेक्शन का कार्य करती है। अगला प्रश्न देखते हैं, मनुष्य की आंख में इमेज कहाँ बनती है? ये पूछा गया है कि मनुष्य की आंख में इमेज कहाँ पे बनेगी? कहाँ बनती है भाई? आपकी रेटिना के ऊपर। ऑप्शन सी हमारा सही जवाब है। रेटिना आंख के पीछे एक स्क्रीन के जैसी होती है, ठीक है, जहां वस्तु की उल्टी और वास्तविक छवि बनती है। उल्टी बनेगी और वास्तविक बनेगी, रियल एंड इनवर्टेड। रेटिना के अंदर भाई आपके रोड्स और कोन्स प्रेजेंट होते हैं, रोड्स और कोन्स प्रेजेंट होते हैं। ये दो तरह की सेल होती हैं। ये क्या करती हैं? लाइट के डिटेक्शन का काम करती है, रोशनी को डिटेक्ट करती हैं, ठीक है। आपका लेंस क्या करता है? फोकस करने का काम करता है, चीजों पे, इमेज पे फोकस करने का काम करता है। कॉर्निया भाई क्या है? ट्रांसपेरेंट और बाहरी हिस्सा होता है आपकी आंख का। आइरिस क्या करता है? यह रंगीन भाग होता है। और भाई जो आइरिस होता है ना, उसके अंदर प्यूपिल होता है। ये इस तरह के क्वेश्चन भी आपके आ सकता है। आइरिस के अंदर क्या होता है? प्यूपिल होता है। अगर हम ज्यादा लाइट, भाई देखो एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अब आप सो के उठे हो, एकदम से आपकी आंखें ओपन नहीं होती हैं ज़्यादा लाइट की ओर, आपकी आंखें बंद होने लगती हैं। तो प्यूपिल जब ज़्यादा लाइट होती है तो सिकुड़ने लगता है, और जब नॉर्मल लाइट होती है तो नॉर्मल शेप में आ जाता है, ठीक है, नॉर्मल शेप में होगा। अगर लाइट की इंटेंसिटी ज़्यादा है तो सिकुड़ जाएगा। तो भाई लाइट की इंटेंसिटी के अकॉर्डिंग प्यूपिल का साइज चेंज होता है। देखिए हमारी बॉडी में बहुत सारे सेल्फ प्रोटेक्शन सिस्टम है। अगर ज़्यादा लाइट है एकदम से आंखों में चली जाए तो दिक्कत हो सकती है ना, इसीलिए प्यूपिल है जो भाई ज़्यादा अमाउंट की लाइट को आंख के अंदर एंटर करने ही नहीं देता है, डायरेक्ट एंट्री होगी ही नहीं। अगला क्वेश्चन है हमारा,
पृथ्वी का झुकाव किस कोण पर होता है? किस कोण पर हमारा पृथ्वी का झुकाव होगा? 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री पे झुकाव होता है। इसी की वजह से अलग अलग सीजन आते हैं, अलग अलग ऋतुएं आती हैं भाई, सर्दी गर्मी, दिन छोटे होना बड़े होना इस झुकाव की वजह से ही हमारा होता है। अगला क्वेश्चन है, एक बल्ब का विद्युत प्रतिकोण बढ़ाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? भाई किसका उपयोग किया जाएगा? टंगस्टन का उपयोग किया जाएगा। पुराने जो पीले बल्ब होते थे ना, उसमें एक पतली सी तार होती थी, वो टंगस्टन की होती थी। और इसको हम अगर 2500 डिग्री सेल्सियस पे भी गर्म करें ना, तो यह पिघलती नहीं थी। इसके पास एक ऐसी पावर होती थी जो भाई अगर 2500 डिग्री सेल्सियस पे भी इसको गर्म किया जाए तो यह पिघलेगा नहीं, टंगस्टन। इसके टंगस्टन पिघलता नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए इसको इलेक्ट्रिक बल्ब में यूज किया जाता है, क्योंकि भाई यह उच्च प्रतिरोध और उच्च गलनांक इसका होता है। क्या होता है? अधिक प्रतिरोध होता है और उच्च गलनांक होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? अभी किया था हमने तो फीमर, थाई की हड्डी, जांग की हड्डी सबसे बड़ी हड्डी होती है। अब देख लेते हैं और हड्डियों के बारे में। हुमरस आपकी हाथ की हड्डी होती है। कंधे से लेकर कोहनी तक की जो हड्डी है वो हुमरस है। टीबिया और फिबुला आपकी कौन सी हड्डी होती हैं? ये आपके पैर की हड्डी होती हैं, ठीक है। आपके पैर, जिसको पिंडी बोलते हैं हम नॉर्मल लैंग्वेज में, उनकी उसकी ये हड्डियां होती हैं। ये बड़ी होती हैं लेकिन फ्यूमर से छोटी होती हैं। अगला क्वेश्चन करेंगे, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? सॉरी, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। ये क्वेश्चन हम कर भी चुके हैं। अब देखिए, स्कर्वी किसकी कमी से होता है? विटामिन सी की कमी से। नाइट ब्लाइंडनेस, रतौंधी किसकी कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से। एनीमिया ब्लड की कमी से होता है, आयरन की कमी से होता है। स्कर्वी रोग में क्या होता है? दांतों में से खून आने लग जाता है, गम ब्लीडिंग जिसको बोलते हैं। नाइट ब्लाइंडनेस में रात में दिखना बंद हो जाता है, धुंधला दिखता है, हम किसी चीज को फोकस करके देख नहीं सकते। और ब्लड की कमी होने पे तो आपको पता ही है, बहुत सारी बीमारियां हो जाती है, बार बार फीवर आना, इस तरह की बीमारियां आपकी होती हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, हु डिस्कवर रेडियो एक्टिविटी? रेडियो एक्टिविटी भाई मैरी क्यूरी से रिलेटेड है, लेकिन सबसे पहले डिस्कवरी आपकी किसने की थी? हेनरी बैकुरल ने सबसे पहले रेडियो एक्टिविटी की डिस्कवरी की थी। तो ऑप्शन सी हमारा सही जवाब होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम, कौन सा तत्व तरल अवस्था में पाया जाता है? तो इनमें से कौन सा तत्व आपका तरल अवस्था में मिलेगा, इसके बारे में हमें बताना है। तो तरल अवस्था में हमारी ब्रोमीन मिलती है। सॉलिड हमारा क्या होता है? सॉरी, सोडियम हमारा क्या होता है? सॉलिड होता है। क्लोरीन हमारी गैस होती है और कैल्शियम भी हमारा क्या होता है? सॉलिड होता है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है भाई? सबसे छोटी हड्डी होती है आपकी स्टेप्स। यह भाई कान की हड्डी होती है, मिडल ईयर में पाई जाती है। मिडल ईयर में मिलती है आपकी, कान की हड्डी होती है। ऑप्शन बी हमारा सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर इनटू वाटर इज कॉल्ड? जल वाष्प से जल बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? सबसे पहली बात तो ये क्या होती है? वाटर साइकिल होती है, ठीक है। कंडेंसेशन बोलते हैं। ऑप्शन बी संघनन बोलते हैं। ऑप्शन बी हमारा सही जवाब होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम, रक्त में ऑक्सीजन ले जाने का कार्य कौन करता है? ऑक्सीजन को कौन कैरी करता है? तो आपकी रेड ब्लड सेल आरबीसी क्या करती हैं? ऑक्सीजन को कैरी करती हैं, जो फेफड़ों से ऑक्सीजन को शरीर के अन्य भागों तक पहुंचाती हैं। डब्ल्यूबीसी क्या करती हैं? आपकी बॉडी के अंदर कोई संक्रमण हो जाए, इन्फेक्शन हो जाए, उससे लड़ने का कार्य करती हैं, इन्फेक्शन से फाइट करती हैं। प्लेटलेट्स क्या करती हैं? ब्लड क्लोटिंग, अगर कोई चोट लग जाए तो ब्लड की क्लोटिंग में मदद करती हैं। प्लाज्मा क्या होता है आपका भाई? यह प्लाज्मा जो होता है वो खून का तरल भाग होता है, लिक्विड पार्ट होता है। वो क्या करता है? उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स वगैरह होते हैं, वो उसको क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है।
अगला क्वेश्चन है हमारा, मनुष्य की त्वचा किस विटामिन की मदद से सूर्य की रोशनी को में विटामिन डी बनाती है? भाई विटामिन डी ही इसका आंसर है, थोड़ा टिपिकल ही क्वेश्चन है यह। इस तरह के कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में, तो क्वेश्चंस को अच्छे से ध्यान से पढ़ेंगे और उसके बाद हम उसका आंसर देंगे। अगला क्वेश्चन है, परमाणु का केंद्र किसे कहा जाता है? सेंटर ऑफ एटम किसको बोला जाता है? न्यूक्लियस को बोला जाएगा सेंटर ऑफ एटम। अब आपके जो इलेक्ट्रॉन है, ये सेंटर ऑफ एटम यहाँ पे क्या होता है? आपका न्यूक्लियस होता है। इसके बाहर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? इसके बाहर रिवॉल्व करते हैं। अब न्यूट्रॉन्स के अंदर क्या होते हैं? प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन। जो आपका न्यूक्लियस होता है उसके अंदर आपके होते हैं न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, ये आपके न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। तो ये सारी चीजें हमें क्लियर हो गई। न्यूक्लियस सेंटर में होता है, उसके बाहर इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। और न्यूक्लियस किस किस चीज के से बन के मिलता है? आपके न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन से मिलके आपका न्यूक्लियस बनता है और सेंटर में आपका प्रेजेंट होता है। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? कितना होगा? 98। ऑप्शन बी हमारा सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, दूध में कौन सा कार्बोहाइड्रेट्स आपका पाया जाता है? दूध में आपका लैक्टोज मिलता है, इसको मिल्क शुगर भी बोलते हैं। इसको मिल्क शुगर भी कहा जाता है आपका। सुक्रोज, आप जो डेली घर में चीनी यूज करते हो, टेबल शुगर, वो क्या कहते हैं? सुक्रोज होती है। ग्लूकोज आपको क्या कहते हैं? जो आप खाना जो होता है उसको हम तोड़ते हैं, नॉर्मली ग्लूकोज मिलती है और भाई यह हमें एनर्जी देती है। फ्रुक्टोज फलों में पाई जाती है। टेबल शुगर। इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं कि भाई सुक्रोज क्या है? आपकी टेबल शुगर है। फ्रुक्टोज क्या है? फ्रूट शुगर है। लैक्टोज आपकी मिल्क शुगर है। ये सभी कार्बोहाइड्रेट्स ही तो हैं। अगला प्रश्न है, आवर्त सारणी में कुल कितने आवर्त पीरियड होते हैं? हाउ मेनी पीरियड आर देयर इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल? कितने होते हैं? 7। ऑप्शन बी हमारा सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, पौधे किस गैस को अवशोषित करते हैं? किस गैस को पौधे अवशोषित करते हैं? विच गैस डू प्लांट ऑब्जर्व फ्रॉम एयर? बताइए। अभी हमने किया है कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन हमारा सी, ऑप्शन हमारा डी सही जवाब होगा। किस को रिलीज करते हैं? ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। रिलीज करेंगे किसको? यूटिलाइज करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड को। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सा ग्रह लाल ग्रह होता है? देखिए, कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहलाता है? विच प्लेनेट नोन एज द रेड प्लेनेट? किसको बोलते हैं हम रेड प्लेनेट? मार्स को। ऑप्शन बी हमारा सही जवाब है। इसे हम क्या बोलेंगे? रेड प्लेनेट। भाई एक क्वेश्चन इस तरह का भी आता है कि ट्विन सिस्टर ऑफ अर्थ या अर्थ ट्विंस और सिस्टर प्लेनेट किसको कहा जाता है? सिस्टर प्लेनेट आपका वीनस होता है। इस तरह के क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं, तो इस चीज को भी हम साथ के साथ लर्न कर लेंगे। अर्थ ट्विन और सिस्टर प्लेनेट। जो अभी रिसेंट में कई एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। मरकरी को स्विफ्ट प्लेनेट भी बोलते हैं। स्टर्न को आपको बोलते हैं द रिंग्ड प्लेनेट। अगला क्वेश्चन है, द्रव का ताप बढ़ाने पर उसकी क्षयता विस्कोसिटी पर क्या प्रभाव होता है? व्हाट हैपन टू विस्कोसिटी ऑफ ए लिक्विड व्हेन टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड? समान रहती है, बढ़ती है या फिर घटती है? देखिए, द्रव का जब तापमान बढ़ाते हैं तो इस भाई क्या होता है? विस्कोसिटी कम होती है। ऑप्शन बी हमारा सही जवाब है।
क्यों कम होती है? तापमान बढ़ने पर जो भाई गतिज ऊर्जा होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है, वो जो इलेक्ट्रॉन्स की या जो भी चीज़ें इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं किसी लिक्विड के अंदर, वो क्या हो जाती है भाई, इनके बीच का जो बढ़ जाती है। सबसे पहले गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, जो आपके जो पार्टिकल्स हैं वो दूर दूर भागने लग जाते, दूर दूर भागने लग जाते, तो इनके बीच की जो कोहेसिव फोर्स होती है ना, वो कम हो जाती है। कोहेसिव फोर्स होने की वजह से आपकी विस्कोसिटी कम हो जाती है। अगला प्रश्न है हमारा, बिजली के हीटर में किस धातु का तार होता है? किसका होता है? नाइक्रोम का तार होता है। यह क्या होता है? एक अलॉय होता है। बिजली की धातु में नाइक्रोम का तार आपका मौजूद। नाइक्रोम जो आपका है वो किस किस से मिलके बना है? एक मिश्र धातु है, अलॉय है, तो किससे मिलके बना है? निकल प्लस क्रोमियम से। भाई इसका क्या होता है? रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है और यह जल्दी गर्म होता है, इसीलिए इसका इस्तेमाल जो है वो हीटर, टोस्टर और आयरन वगैरह में आपका किया जाता है। रेजिस्टेंस क्या होगा? ज़्यादा होगा, जल्दी गर्म होगा, इसीलिए इसका इस्तेमाल इलेक्ट्रिक हीटर्स में, या जो इलेक्ट्रिक से जो गर्म होके जो चीज़ें चलती हैं जैसे आयरन है, टोस्टर है, उनमें आपका किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं हम। रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? ऑप्शन सी हमारा सही जवाब है, हीमोग्लोबिन के वजह से रक्त का लाल रंग होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, शुद्ध जल विद्युत का सुचालक नहीं होता क्योंकि उसमें क्या नहीं, क्या किस चीज की कमी होती है? भाई उसके अंदर आयंस की कमी होती है, फ्री आयंस नहीं होते, इसलिए विद्युत का सुचालक नहीं होता। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाउ मेनी टीथ आर देयर इन एन अडल्ट ह्यूमन? अडल्ट ह्यूमन में 32 दांत पाए जाते हैं। तो हम फॉर्मूला देख लेते हैं। फॉर्मूला हमारा क्या होता है? इंसीजर 2/2, कैनाइन 1/1, प्रीमोलर 2/2, मोलर 3/3 इंटू 2, तो आपका टोटल आ जाएगा 32। ये आपका फॉर्मूला होता है, ठीक है। यहाँ पे आई से क्या रिप्रेजेंट किया है? इंसीजर, सी से कैनाइन, पी से पीएम से प्रीमोलर, एम से मोलर, इतने आपके टिथ होते हैं। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर नीचे दोनों जबाड़े में आपके प्रेजेंट होते हैं, तो 32 32 आपके टोटल टिथ होते हैं, ठीक है। अगर हम बच्चे के लिए देखते हैं इसको, तो आई इक्वल्स टू 2/2, 1/1, 2/2 इंटू 2 इक्वल्स टू 20। 20 आपके छोटे बच्चे के अंदर होते हैं और 32 आपके अडल्ट के अंदर होते हैं टीथ। ये आपका फॉर्मूला होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, बल्ब में फिलामेंट में टंगस्टन का उपयोग क्यों किया जाता है? टंगस्टन का भाई क्या होता है? क्यों उपयोग करते हैं हम टंगस्टन का? क्योंकि ये क्या नहीं होता जल्दी से, क्या नहीं होता? पिघलता नहीं है। क्या होता है इसका? हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, उच्च गलांक पॉइंट होता है। ये हम चीज़ें बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं इसी सेशन में, तो इस तरह के क्वेश्चन तो आपको तुरंत देखते ही कर लेने हैं भाई। हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, इसको हम बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे भी हीट करते हैं तो ये इसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती, हाई टेम्परेचर के साथ में ये खड़ा रह सकता है और भाई अच्छे से क्या करता है, अच्छे से अपना कार्य करता है। तो ऑप्शन बी हमारा सही जवाब होगा। मेल्टिंग पॉइंट कितना हाई होता है देख लेते हैं। 3422 डिग्री सेल्सियस से लेकर 6192 डिग्री तक आपका क्या हो सकता है? मेल्टिंग पॉइंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी एक चुंबक की तरह कार्य करती है क्योंकि उसके पास क्या होती है? क्या होती है उसके पास में भाई? मोल्टन क्या होती है? आपकी पृथ्वी के पास होता है मोल्टन आयरन कोर, ठीक है। ऑप्शन बी हमारा सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं हम।
सूर्य की ऊर्जा किस प्रक्रिया से उत्पन्न होती है? द एनर्जी ऑफ सन इज प्रोड्यूस्ड बाय विच प्रोसेस? किसकी वजह से होती है? सूर्य की ऊर्जा न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से होती है। ऑप्शन सी हमारा सही जवाब है। अगला प्रश्न बढ़ते हैं। दाब की एसआई इकाई क्या है? दाब की एसआई इकाई आपकी पास्कल होगी। ऑप्शन बी हमारा सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। रक्त का थक्का जमने के में कौन से तत्व की भूमिका है? ब्लड क्लोटिंग करने के लिए कौन से तत्व की भूमिका आपकी होती है? ब्लड क्लोटिंग के ये पूछा है कौन से तत्व की, तो यहाँ पे आयरन मत कर देना। ब्लड, ये आयरन तो क्या होता है, ब्लड के अंदर होता है। कैल्शियम आयंस की जरूरत होती है ब्लड क्लोटिंग के लिए। कैल्शियम आयन क्या करते हैं, ये एक्टिवेट कर देते हैं प्लेटलेट्स के प्रोटीन को, और प्लेटलेट्स फिर क्या कराती हैं, ब्लड क्लोटिंग कराती है। कैल्शियम क्या करेंगे, एक्टिवेट प्रोटीन्स इन प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स के अंदर जो प्रोटीन होते हैं उनको एक्टिवेट कर देते हैं, उसके बाद जो प्लेटलेट्स होती हैं वो ब्लड क्लोटिंग कराती हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हेल्प करते हैं भाई। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल इज डन बाय, जंतुओं के शरीर में नियंत्रण और संवेदन किसके द्वारा होता है? किसके द्वारा होता है? नर्वस सिस्टम के द्वारा। ऑप्शन सी हमारा सही जवाब है। भाई हम कंट्रोल में रहें, सोचने समझने की शक्ति रहे, ढंग से पेश आए, ये सारी चीजें हमारा दिमाग ही तो काम करता है। तंत्रिका तंत्र नर्वस सिस्टम का कार्य होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। श्वसन क्रिया में कौन सी गैस ली जाती है? ऑक्सीजन ली जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड आपकी रिलीज की जाती है। डीएनए का फुल फॉर्म क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीएनए? डीएनए क्या होता है भाई? जेनेटिक मटेरियल होता है हमारी बॉडी के अंदर, जेनेटिक मटेरियल है हमारी बॉडी के अंदर भाई। इसके अंदर शुगर प्रेजेंट होती है, कौन सी शुगर है? राइबोस शुगर। कौन सी शुगर? डीऑक्सी, क्या होता है भाई इसके अंदर? डी, इसकी फुल फॉर्म होगी डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो ऑप्शन बी हमारा सही जवाब है। थोड़ा सा इसकी स्ट्रक्चर के बारे में कर लेते हैं, क्योंकि भाई यह इंपॉर्टेंट है। डीएनए के बारे में थोड़ा बहुत पूछा जा सकता है। देखिए, डीएनए की डिस्कवरी किसने की थी? वोस्टन एंड क्रिक ने डबल हेलिक्स मॉडल के बारे में बताया था। ये क्या होती है आपकी? शुगर, इस तरह का आपकी स्ट्रक्चर होती है। शुगर फॉस्फेट बैकबोन बोलते हैं इसको। शुगर फॉस्फेट बैकबोन बोलते हैं। इसके अंदर बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं। बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं, कौन कौन से बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं लिख देती हूँ इधर। बेस पेयर आपके ग्वानिन, साइटोसिन, साइटोसाइन, थाइमीन, एडिनाइन, ये आपके बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं स्ट्रक्चर के अंदर। देखिए, जो सी था वो जी के बारे में बात उसके साथ में पेयर करता है, और ए टी के साथ में पेयर करता है। ठीक है, इस तरह से पेयरिंग आपकी होती है। देखो, इससे याद कर लेंगे। आया था, चला गया, इस तरह से बेस के अंदर पेयरिंग होती है। तो हम जी को सी के साथ पेयर कराएंगे और ए को हम टी के साथ पेयर कराएंगे। इस तरह से आपके प्रेजेंट होते हैं भाई। ये दोनों क्या है? ये दोनों क्या है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है। लिख देती हूँ, ये दोनों क्या है? अरे ये भी रब हो गया, कोई नहीं, फिर से लिख लेते हैं। ये दोनों क्या होती हैं? पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती हैं। ये एक दूसरे के एंटी पैरेलल, एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में क्या होती हैं? प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, और इसके अंदर शुगर हमें पता ही है, डीऑक्सीराइबो शुगर प्रेजेंट होती हैं। नाइट्रोजिनस बेस प्रेजेंट होते हैं। देखो, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि डीएनए के अंदर कौन कौन से नाइट्रोजिनस बेस प्रेजेंट है। तो ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमीन, एडेनिन। अब क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है कि पेयरिंग किस तरह से होती है। ऑप्शन में दे दें हमें, सॉरी आपको ऑप्शन में दे दें ए का जी के साथ, ए का सी के साथ, जी का टी के साथ, और फिर दे दें आपको सी का जी के साथ। तो आपका ऑप्शन ये सही होगा। इस तरह से आपकी बेस पेयरिंग होती है। तो देखिए, आज के सेशन में हमने मोस्टली जहाँ जहाँ से क्वेश्चन आने की संभावनाएं हैं, साथ साथ कंसेप्ट कर लिए हैं।
और हमने सारे क्वेश्चन जो भी PYQ हैं, आपके क्वेश्चंस के नीचे सब कुछ लिखा हुआ है कि कौन सा PYQ कब आया है। तो आप भाई इसके लिए आप PYQ कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको यह PDF मिल जाएगी। और चैनल का लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये आपकी अब डेली क्लासेस इसी तरह से आएंगी और सारे PYQ कराए जाएंगे, आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस जो हैं वो करा दिए जाएंगे साइंस के। और जो भी आपको कंसेप्ट है पर्टिकुलर कुछ पूछना है, कुछ भी चीज़ें हैं, वो आप टेलीग्राम ग्रुप पे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। डेली आपकी इसी तरह से अब आपकी साइंस की क्लासेस आती रहेंगी। और किसी भी क्यूरी के लिए टेलीग्राम पे मैसेज करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।